तो ठीक है, फिर कल वाले क्लास से अब कंटिन्यू करते हैं। कल में हम लोगों का कहां तक हो गया था, कहां तक बोले, रजिस्टिविटी तक। रजिस्टिविटी बोलने का मतलब रो का वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आया हुआ था, तो वही रो का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। ठीक है, तो बस यहां से अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं तुमको कहां से स्टार्ट करेंगे बोला था, वेक्टर फॉर्म से। क्या वेक्टर फॉर्म से बोले थे क्या? ठीक है, लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ आज के लिए। दोनों ही टर्म्स लिखे हुए रहना। वेक्टर फॉर्म को एक दूसरा नाम से और क्या बोले थे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमको वेक्टर ना लिख करके माइक्रोस्कोपिक दे देगा तो फिर हवा नहीं लगेगा, फिर वहां पे आता सब कुछ रहेगा उसका। क्लियर? तो लिखना है इस पे, ध्यान दो, बहुत ही इजी है। जो भी वैल्यूज हम लोग को पुट करना है यहाँ पे, सारे वैल्यूज हम लोगों ने पहले कवर अप किया हुआ है। ठीक, तो देखो पहले यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कोई सा हम लोग ये कंडक्टर लिए हुए हैं और इसका एल लेंथ मान करके चलते हैं, इसका लेंथ हम लोग एल मान करके चलते हैं, तब के केस में वी ई का वैल्यू क्या आएगा, ई इज इक्वल टू वी बाई एल आएगा। यहाँ पे अगर मान लो कोई सा भी एक बैटरी से इसको कनेक्ट किए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो भी हो जाएगा, और यहाँ से ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, तब के केस में ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से वी बाई एल। ये देख चुके थे ये रिलेशन, मतलब वी इज इक्वल टू ई एल होगा। वी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ई एल। ठीक है, क्लियर? अब देखो वेक्टर फॉर्म लिखना है हम लोग को ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ था क्या, वी इज इक्वल टू आई आर, यही है। अब V, I और R, इन तीनों के जो रिलेशन हम लोगों ने पहले डिराइव किया हुआ है उनको यहाँ पे लिखना है। तो V का तो रिलेशन यहीं से आ गया भाई, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई एल। ये पहले नंबर का इक्वेशन हो गया। इसके पहले में हम लोगों ने देखा हुआ था R इज इक्वल टू, अभी देखा है, क्या निकाले थे, रो एल बाई ए। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये भी निकाले अभी रजिस्टिविटी में। और तीसरा वैल्यू I इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हम लोगों ने निकाला था J इक्वल्स टू आई बाई ए, ये लिखे थे। और इसके मैंने फिर अलग अलग तुमको फॉर्म बताया हुआ था, ये करंट डेंसिटी से आया हुआ था। तो यहां से I का वैल्यू निकाल लो भाई, I इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से अगर इसको निकाले थे तो ये J डॉट ए आया था कि नहीं आया था, ये आया हुआ था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये तो वेक्टर के फॉर्म में ही होने वाला है। बस भाई यहां से ये जो तीन वैल्यूज तुम्हारे आए हुए हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से, तीनों को लाकर के यहाँ पे रख दो। जो भी तुम्हारा आने वाला होगा आंसर वो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म प्रोवाइड कर देगा। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से e डॉट एल इक्वल्स टू, आई का वैल्यू अब भी निकाले कितना, j डॉट ए, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं, आगे देखो, एल से एल कैंसिल हो गया, और भी तो कुछ कैंसिल होना चाहिए था, कुछ छूटा है क्या? हाँ, ए से ए कैंसिल हो गया। क्लियर? बचेगा क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, पहले स्केलर फॉर्म में उसको निकाल लेना। क्लियर? फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर ई इज इक्वल्स टू रो, और ये हो जाएगा वेक्टर जे। ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या चीज, ओम्स लॉ। जहां पे v के लिए मैंने पहले ही बताया था हम लोग वेक्टर ई का यूज करने वाले होते हैं, आई के लिए हम लोगों ने देख लिया था कि वेक्टर जे का यूज करेंगे, क्योंकि वहीं पे मैंने बताया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आर था रजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्टिविटी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? बन जाएगा ये। ठीक है, लिख लो, 3 लाइन का ही है, ज्यादा है नहीं वैसे। और ये साइड में जो जो वैल्यूज हम लोग लेकर के आए थे, पहले में इसको वी नो दैट करके इन तीनों टर्म्स को पहले लिखोगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे v इज इक्वल टू आई आर से, वी नो दैट, और यहां से फिर इसको ऊपर से लेते हुए आओगे। चलो नोट डाउन करो जल्दी, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया क्या? हो गया इतना? ठीक है, चलो भाई, इतना होने के बाद अब छोटे छोटे दो टॉपिक्स यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। एक तो हेडिंग लगाओ, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अभी अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखा हुआ था, यहाँ पे हेडिंग लगाओ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।
अब ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस का ही अपोजिट है और रेजिस्टिविटी का ही अपोजिट है। क्लियर? रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये क्या करेगा? इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल सी बात। क्लियर? तो इसमें लिख लेना भाई, लिख लो शॉर्ट में, इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। इट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर? दोनों के बेसिकली हम लोग को फॉर्मूले से ही डील करना है। कंडक्टेंस जो रहता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। ठीक है? और कंडक्टिविटी जो रहेगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना है तुमको। ठीक? अब इनके फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे देखो ध्यान से। कंडक्टेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हो क्या जाएगा? G इज इक्वल्स टू 1/r। दूसरा देखो, कंडक्टिविटी अगर निकाल रहे हैं तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? रजिस्टिविटी का। सिंपल सी बात। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाई रजिस्टिविटी। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई रो। एक कंडीशन तुमको ये याद रखना है। अब आगे देखो, रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहता था वो क्या था? ओम। ओम था। तब के केस में इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा? 1 बाई ओम। 1 बाई ओम बोलने का मतलब ओम इनवर्स। या तो ऐसे लिखोगे या फिर ओम इनवर्स ऐसे लिखोगे, या फिर इसी का यूनिट और क्या होता है? ओ एच एम को उल्टा लिखोगे तो क्या होता है? एम एच ओ। ये भी होता है यूनिट किसका? कंडक्टेंस का। आया बात समझ में? अरे होता है, एम एच ओ होता है मो। ठीक है? एम ओम अगर रेजिस्टेंस का यूनिट है तो एम एच ओ किसका यूनिट हो जाएगा? इसका। इसके अलावा एक और यूनिट होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। क्या बोला जाता है? सीमेन। ये क्लियर? क्लियर? अब उसके जो हम लोगों ने रजिस्टिविटी का यूनिट कल लिखे थे उसका रजिस्टिविटी का यूनिट निकाल लेना। रजिस्टिविटी का यूनिट मेरे को बताओ तो कितना होगा? अपना जो फॉर्मूला था उसको देख करके। रजिस्टिविटी क्या था? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। यही था। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय लेंथ के लिए मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, बचेगा क्या? ओम मीटर। क्लियर? क्या बचेगा? ओम मीटर। तो ये ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा भाई। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस हिसाब से इनके यूनिट्स हो जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में निपटाना था क्योंकि हम लोग को बस 2 ही लाइन में इसका डेफिनेशन वगैरह देखना था, और एक्चुअली में ये टर्म रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं ये बस जानना था। आ गया समझ में? कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का अपोजिट। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का अपोजिट। ठीक? तो ये हो जाएंगे 2 टर्म्स। अब इससे आगे हम लोग एक छोटा सा और डेरिवेशन देखेंगे। क्या इसको कर चुके हैं पहले भी? अब हम लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करके एक टॉपिक बना रहे हैं। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब देखो, हम लोगों ने ड्रिफ्ट, जनरली ओम्स लॉ क्या था? आर इज इक्वल टू वी बाई आई लेकर के आना है हमको। ठीक है? ओम्स लॉ बोलने का मतलब यहाँ हमको क्या लेकर के आना पड़ेगा? आर इज इक्वल टू वी बाई आई लाना है। ठीक? अब यहां से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे रिलेशंस भी लिखेंगे, तो एक एक करके ध्यान देते रहना। यहाँ पे देखो, सारे रिलेशंस तुमको एज इट इज याद रहे ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? लेकिन प्रोसीजर अगर याद रखे रहोगे तो कहीं पे भी किसी भी रिलेशन को डिराइव करके निकाल सकते हो। अदरवाइज रट्टा मारते रहना भाई, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। इसी वजह से आधे लोग का फिजिक्स गड़बड़ रहता है।
पिछले वाली चीजें याद होगा नहीं तो आगे चीजों को रिलेट कर नहीं पाएंगे, आगे चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आगे चीजें समझ में नहीं आएगा, फिर रट्टा मारना पड़ता है। और फिजिक्स इतने सारे तुम्हारे टॉपिक्स और इतने सारे तुम्हारे क्या बोलना चाहिए डेरिवेशंस क्वेश्चंस वगैरह है, कितना याद कर पाओगे याद कर करके भी। ठीक, तो समझने का इसीलिए ज्यादा कोशिश किया। डेरिवेशन, अब देखो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू वी नो दैट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD होता है। और VD को हम लोगों ने फिर और चेंज करना सीखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू E टाउ डिवाइड बाई m आया हुआ था, और अगर हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो EV टाउ डिवाइड बाई ml आया था, याद आया, क्लियर। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA, और ये क्या हो जाएगा EV और टाउ डिवाइड बाई ml। कैसे आया, समझ में आ गया होगा, कैसे आया होगा, आया ये VD इज इक्वल टू क्या होता है, EV टाउ डिवाइड बाई ml, ये हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, ठीक है। ये भी एक्चुअली में डिराइव किया हुआ है हम लोगों ने वहां पे, ठीक। और मैंने बोला भी था कि ये सारे कांस्टेंट मिल करके आर बनाते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहां से अब ये क्या आ जाएगा, आई और ये वी है ना, वी हम लोग को क्या लाना है, वी बाई आई लाना है। तो एक काम करते हैं, आई को उधर ले आते हैं, बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं, वी को इधर ही रहने दो, तो वी का वी इधर और डिवाइड बाई आई का आई इधर नीचे आ जाएगा, आ गया। अब बचे क्या यहाँ पे, एन ई स्क्वायर, पहले तो एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर और ए टाउ, आ गया इतना, ठीक है। अब ध्यान दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना ये, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा थोड़ी अपने से वो, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी क्या हो जाएगा इस केस में, कांस्टेंट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होगा उसमें उतना ही रहने वाले हैं, क्योंकि बैटरी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा ना, बैटरी तो इलेक्ट्रॉन को घुमाता है खाली, क्लियर। एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, और क्योंकि कंडक्टर का लेंथ एरिया कांस्टेंट है तो टाउ भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे और तुम्हारा ये सब बना क्या लेगा, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहां से ये डिराइव हो गया ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट रिलेशंस, अब देखो यहाँ पे रिलेशंस, सबसे पहले R इक्वल टू क्या आया हुआ है यहाँ पे, R इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, एकदम ध्यान से देखते हुए चलो, R इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर और A और टाउ, ये आया हुआ है। अब रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक लेंथ पे दूसरा एरिया पे, तो रेजिस्टेंस के लिए लेंथ और एरिया भी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तब के केस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M और बाकी टर्म को लिखो नीचे में, ये क्या आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ, और बचेगा क्या इधर L बाई A, आया इतना समझ में। अब देखो ये जो पूरा टोटल टर्म दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये रो, अरे कांस्टेंट है सारे के सारे, M कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कांस्टेंट क्या लिख दिए, रो, रो इज इक्वल यहां से क्या आ जाएगा, रो L बाई A। तो हम लोगों ने रिलेशन R और इसका भी डिराइव कर लिया। R का वैल्यू ये याद रखना है तुमको, R का वैल्यू ये याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में दिया जा सकता है, ठीक है। अब तो यहां से रो का वैल्यू क्या आ गया, एक तो ये रिलेशन डिराइव हो गया, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, मतलब देखो R इज इक्वल टू ये आया हुआ है, R इज इक्वल टू अगर ये आया हुआ है तो एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा ये A डिवाइड बाई रो L, G इज इक्वल टू आ गया वो, G मतलब क्या था, ये कंडक्टेंस, ठीक है। तो अरे तो हम हाँ तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस का वैल्यू आया, तो ये कंडक्टेंस का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, और इसके जगह पे अगर इस यहां से अगर लिखोगे, अगर ये R का वैल्यू है, R का वैल्यू ये है, तो यहां से G का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर ये है R का वैल्यू, कहां गया, ये है अगर R का वैल्यू, तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, तो ये भी लिख लेना, एक NE स्क्वायर A टाउ और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ML, तो G के ये दो वैल्यूज हो गए, क्लियर। रेजिस्टेंस का वैल्यू एक तो ये हो गया, और रो का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, रो इज इक्वल टू M NE स्क्वायर और टाउ, ये किसका वैल्यू है, रो का। तब के केस में सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा,
सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। देख लो भाई इतने सारे रिलेशंस निकल करके आ गए, ठीक है। और ये सारा जो रिलेशन लेकर के आए हैं इनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ते हुए आया था। कैसे पढ़ते हुए आए थे? रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल रो एल बाई एल, रो एल बाई ए होता है। तो देख लो इसको जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बोलो, कहीं से भी अगर इसको डिराइव करोगे तो तुम्हारा वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ करके आया हुआ था, ठीक है। तो यहां से देखो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए भी आ गया, और रो इज इक्वल टू यहाँ रो का तो वैल्यू इतना ही आएगा, इसको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इतना समझ में आ जाएगा पूरा। चलो भाई पूरा लिखो, पूरा सारे रिलेशंस के साथ में। सबसे पहले तो ये डेरिवेशन लिख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डिराइव ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तब के केस में पूरा तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे पूरा, हो गया। चलो भाई ठीक, तो इतने में से तुम्हारे डेरिवेशंस हो गए। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या क्या हो सकते हैं। ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स में इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, फिर यहां तक के तुम्हारे ओम्स लॉ के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे कवर। फिर हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ध्यान दो, पहले पहले नंबर पे इस पे हम लोग को देखना है कि ध्यान से समझो, जब भी हम लोग किसी एक कंडक्टर का टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा हुआ रहेगा तब के केस में उसका जो पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रिक करंट के। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हम लोगों ने ओम्स लॉ में देखा हुआ था। और उसके लिए जो हम लोग का ग्राफ आया था वी आई ग्राफ, तो वी आई ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये इस टाइप से स्ट्रेट लाइन मिला हुआ था, ठीक। अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करना चालू कर देते हैं तब के केस में वी आई ग्राफ जो है ये कांस्टेंट ना हो करके ये ऐसे वेरिएबल मिलना चालू हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ओम्स लॉ वहां पे वैलिड ही नहीं होता, तो ये उसका हो जाएगा पहला लिमिटेशन, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड ऑन कंडक्टर। दैट इज, मतलब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन वो उसी रेशियो में इंक्रीज नहीं करेगा जिस रेशियो में हम लोग टेम्परेचर सॉरी पोटेंशियल को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा चीज यहां पे पॉइंट लिख लेना, सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इसके बारे में हम लोग सीधा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ लिख लो क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा भी अभी सेमीकंडक्टर्स में होल्स इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, तो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट अभी तक तुमको समझ में ही नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि पहले तो कभी देखे सुने नहीं हुए हो, क्लियर। तो अब हम लोग इसको इस वाले पॉइंट को सीधा डील करेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। इन केस अगर अभी के तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आया तो यही 3 पॉइंट्स ठोक देना चुपचाप, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, सेमीकंडक्टर्स do not obey Ohm's law। ओम्स लॉ, ठीक है। एक और टाइप का कंडक्टर हो जाएगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर।
कल मैं बताया हुआ था दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स उनको बोला जाता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स उनको बोला जाता है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो भाई जब बोल रहे हैं कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये हो जाएगा एक इसका लिमिटेशन, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा ये? नॉन ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। क्लियर? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 पॉइंट्स, यही 3 पॉइंट्स लिख लो। ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ जो है किसके लिए हो जाएगा? तुम्हारे पहले वाले नंबर पॉइंट के लिए। क्योंकि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर का। और ये किसके लिए हो जाएगा? वेरिएबल टेम्परेचर का। ठीक है? एक ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर का, जिसमें कि तुमको स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिल रहा है। एक ग्राफ हो जाएगा उसमें से वेरिएबल क्या बोलना चाहिए, रेजिस्टेंस का, सॉरी टेम्परेचर का, जो कि तुमको ऊपर वाला ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। अगर एग्जाम में ये लिमिटेशंस पूछा तो विद ग्राफ पहले वाले को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है? विद ग्राफ एक्सप्लेन करना। चलो भाई, तो इतने में से तुम्हारे ओम्स लॉ तक के जितने पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते थे, तुम्हारा बोर्ड जितना कवर करता है सब कुछ हम लोगों ने ले लिया, और बोर्ड तक के टॉपिक्स हो गए ओम्स लॉ तक का कवर। अब हम लोग को एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड दो छोटे छोटे टॉपिक्स, और छोटे छोटे क्या, थोड़े से उसके डेरिवेशन से समझने हैं। ठीक है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स को खत्म करना है। तो ध्यान दो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो लिखे हुए थे उसके जगह पे एक नीचे में रिलेशन लिखो। A1L1 इज इक्वल होता है A2L2। रजिस्टिविटी के नीचे में ये लिख लो। रजिस्टिविटी जहां पे लिखे हुए हो उसी के नीचे में ये लिख लो। ये क्या होता है, कैसे आएगा, इसका वैल्यू मैं अभी समझाऊंगा। A1L1 इज इक्वल टू A2L2। A1L1 जो है ये हो जाएगा एरिया और लेंथ ऑफ कंडक्टर के पहले टाइम का। ऐसे समझो, ये इसका हम लोग यूज कहां पे करने वाले रहेंगे अभी न्यूमेरिकल में, ध्यान समझो। मैंने ये एक वायर लिया, पहले इसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ठीक है? अब मैं करूंगा क्या, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली इसके किससे डिफाइन होता है? इसके डायमीटर से। ठीक है? इसके डायमीटर से। अब मैं करूंगा क्या, इसके लेंथ को मैं इंक्रीज करूंगा। तो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो डायमीटर है ये कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लेंथ कितना इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके डायमीटर में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, या फिर उसके रेडियस में कितना डिफरेंस आ रहा है, या फिर उसके एरिया में कितना चेंज हो रहा है, ये हम लोग को देगा ये वाला फॉर्मूला। तो पहले मान लेते हैं कि इसका एरिया जो भी है, एरिया मान लेते हैं जो भी है, इसका रेजिस्टेंस मान लो, इसका रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बार बार क्यों आ रहा है, रेडियस, इसका रेडियस मान लो जितना भी था उसका आधा हो गया है, या डायमीटर मान लो जितना भी था उसका आधा हो गया है। ठीक? तो मान लेते हैं कि पहले इसका एरिया था A और लेंथ है L। क्लियर? बाद में इसका मान लेते हैं एरिया तो चेंज हो जाएगा, जो भी होगा देखेंगे अभी, और लेंथ जो है ये हम लोग को मान लेते हैं फाइंड आउट करना है। तो इसको ले लिया हम लोगों ने x। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डायमीटर है वो आधा हो गया है। डायमीटर क्या हो गया है? आधा हो गया है। तो a अगर यहां पे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलो अभी रेडियस आधा हो गया ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादा फिर दिक्कत हो जाएगा रेडियस। तो ये हो जाएगा इसका एरिया पाई आर R1 स्क्वायर, ये हो गया। और इसका ये हो जाएगा ये L1 का L1, इसको L1 का L1 ही ले लो, इक्वल्स टू यहां से ये जो एरिया है, एरिया, अब एरिया लिखेंगे तो एरिया में रेडियस क्या हो गया उसका, आधा हो गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये R1/2, R1/2 मतलब आधा हो गया पहले वाले रेडियस का। ये स्क्वायर निकाल दी, और यहां से x का वैल्यू x रहने दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा है नीचे में 4। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 4L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, या फिर L2 जो भी है। इसको अगर x लोगे तो x ले लो, L2 लोगे तो L2 ले लो, यहाँ पे जो लिखे हुए। तो ये L2 का नया वैल्यू कितना आ गया 4L1। अब जहां पे भी तुमको L2 दिखेगा उसके जगह पे क्या लिख लोगे, 4L1 लिख लोगे। समझ में आ गया? ऐसे ही तुमको लेंथ या फिर रेडियस या फिर डायमीटर या फिर एरिया किन्हीं के बीच में भी रिलेशन निकालने के लिए आ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में ये डायरेक्टली मेंशन कर देता है कि उसका लेंथ को इतना इंक्रीज करो कि उसका डायमीटर आधा हो जाए, और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक? या इसी को पलटा करके दे देगा भाई। तो तब के केस में तुमको इसके वैल्यूज फिर यहां से निकाल करके लिखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो लेंथ को हम लोग कितना टाइम से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेडियस, डायमीटर या एरिया कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है, या फिर इसका वॉइस वर्सा। बोलने का मतलब एरिया को कितना टाइम इंक्रीज करेंगे तो लेंथ कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ये तुमको रिलेशन देगा ये वाला, सॉरी इसका वैल्यू देगा ये वाला रिलेशन। क्लियर? ठीक। तो अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हैवी लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं तुमको, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके सॉल्व करने का कोशिश करना पहले। पांच क्वेश्चंस हम लोग के कल मतलब कि प्रीवियस क्लास में हो चुका था, यहां तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और पढ़ने के बाद इसमें से किनके किनके वैल्यूज गिवन है उसको पहले कॉपी में नोट डाउन करो, और क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले वो नोट डाउन करो जल्दी। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है, तो वैल्यूज कौन कौन से गिवन है उसके अकॉर्डिंग में तुमको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिखते चलो, जल्दी लिखो जल्दी। चलो भाई देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा दिया हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ वायर विथ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज 10 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर दे दिया ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू दे दिया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, यही आएगा ना। अरे मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। क्लियर? मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इतना मीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना 6 और ये -1 मतलब -5, 10 टू द पावर -5 मीटर, ये आ गया, एक सेकंड, मीटर स्क्वायर, ये आ गया इतना एरिया का वैल्यू। एरिया के बाद और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू गिवन है यहाँ से 5 ओम। ठीक है भाई, फिर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब V का वैल्यू गिवन है, V इज इक्वल टू 25 वोल्ट। क्लियर? और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD निकालना है, VD हम लोग को फाइंड आउट करना है। और किसका वैल्यू गिवन है, गिवन द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, मतलब n का वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 28। इतना समझ में आ गया, ये सारे वैल्यूज गिवन है भाई। अब लगाओ फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, NEAVD, यही ना निकाल ले, यही ना देखे थे, VD का वैल्यू निकालना है। आई का तो वैल्यू कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन V और R का वैल्यू गिवन है, तो आई को हम लोग V और R के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से V बाई R, अरे होता है कि नहीं होता है, अभी ओम्स लॉ से तो निकाले थे, आई इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा NEAVD। तो VD का वैल्यू निकालना है, VD इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये सारे वैल्यूज ले आओ, एक तो हो गया ये V ऊपर में, नीचे में RNEA, सारे वैल्यूज रख दो भाई। VD इज इक्वल टू, V का वैल्यू है 25 डिवाइड बाई R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई N का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 28 और मल्टीप्लाई बाई E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम, और A का वैल्यू कितना निकालें 10 टू द पावर -5। हो गया, हो गया, बस इतने को तो सॉल्व करना है। फिर था क्या इसमें, 5 5 जा 25, ये कैंसिल हो गया। 1 बाई 1.6 का वैल्यू मैंने तुमको रट्टा मारने के लिए बोला था, 1 बाई 1.6 का वैल्यू कितना होता है 0.625। ठीक है, ये रट्टा मार लेना, जहां पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा 1 बाई 1.6 तुमको मोस्टली केसेस में निकालना है। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में निकालना है, तो भाई इसका वैल्यू याद कर लो ना, सीधी सी बात। क्लियर? अब देखो आगे, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 टू द पावर 28, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 24 पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 बाई 1.6 का वैल्यू कितना बोला मैं 0.625 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, 0.8 प्लेस उधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर एक प्लेस आगे ये बढ़ जाएगा 10 टू द पावर -3। निकालना क्या था वेलोसिटी, ये हो जाएगा मीटर पर
सेकेंड। कौन सा? ये 5 है, ये ना, ये 5 है, 5 है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? वेट मिटाने दे, वो बढ़ गया इधर, पता नहीं कैसे। अच्छा ऊपर के क्वेश्चन में गलत देखी थी, ठीक है चलो। तो ये हो जाएगा भाई पूरा तुम्हारा सॉल्यूशन, जल्दी से जल्दी उतारो इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट इज इट्स? भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी निकालना, सारे वैल्यूज गिवन है, निकालो फटाफट कितना आंसर आ रहा है बताओ, फिर निकाल के बताता हूं इसको, इसका आंसर मैच करेंगे। फिर जल्दी निकाल के बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर निकालो फटाफट। RA/L, ठीक है। तो यहां से निकालना हम लोग को रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू RA/L। आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5 ओम मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना गिवन है? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई लेंथ कितना गिवन है? 15 मीटर का, 5 6 जा 30 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7। क्या है? रजिस्टिविटी ना, क्या होता है? हाँ यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, ठीक। आ जाएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस और हैं, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, उसको मैं भेज दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो, कुछ अगर तुमको चेंजेस दिख रहा होगा तो सॉल्व करवाएंगे। अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर डायमीटर 1 mm हैज 50 मिली ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, मिली ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। निकाल लोगे? अरे दे तो दिया है सारे वैल्यूज भाई। एल का वैल्यू गिवन है 2 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है, बोलने का मतलब उसका रेडियस तो निकाल ही लोगे फिर, ठीक है, और रेडियस निकाल लोगे तो फिर उसका एरिया भी निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर से। अरे एरिया कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर से आना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर्कल का जो एरिया रहता है, इसको 2 टाइप से तुमको याद रखना है, क्योंकि जनरली हम लोग वायर का डायमीटर लेने, सॉरी वायर का हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने वाले हैं, और वायर जो रहते हैं तुम्हारे सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहेगा ये तुम्हारा कौन से शेप में आ जाएगा? सर्कल के शेप में, ठीक। तो मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हारा दिया क्या रहता है? सर्कल का तुम्हारा डायरेक्ट वहां पे डायमीटर दिया हुआ रहता है, तो भाई उसको हाफ करो, फिर उसको सॉल्व करो, तो इतना लेंथी सॉल्व करने से बढ़िया बेहतरीन तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एक तो पाई आर स्क्वायर सॉल्व करते ही है, ठीक। अगर आर ना लेना हुआ तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर लेना, ठीक है। ये मोस्टली केसेस पे यूज करने वाले हैं, जहां पे डायमीटर दिखा सीधा वो फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, तो देखते हैं, डायमीटर का यूज करते हुए करो, सॉल्व करो, देखें कितना आ रहा है। देख एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए डिवाइड बाई एल। आर का वैल्यू कितना गिवन है? 50 मिली ओम, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। एरिया का वैल्यू हम लोग को निकालना है, पाई डायमीटर गिवन है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3। ये हो गया तुम्हारा डायमीटर का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना करने के लिए बोले थे? 4। ये हो गया भाई आर ए। एल का वैल्यू कितना है यहाँ? 2, ये हो जाएगा 2 मीटर का। बस अब इसको सॉल्व करेंगे फिर, 225, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे 4 बचा हुआ है अभी भी, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ये -3 है ना, मिली में था, तो ये -6 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 4 या 28, और भी तो कैंसिल हो जाएगा क्या ये? ठीक है देखते हैं, 10 टू द पावर -9 आ गया, ठीक। इसको अगर सॉल्व करोगे, ये 2 14 जा 4, 2 14 जा
2 11 जा 11 मल्टीप्लाई बाय 25 करो 25 वन जा 25 का 5 कैरी ओवर टू 25 वन जा 27 ठीक है और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 अब सॉल्व करो भाई इसको 14 वन जा तो जा रहा है ये कितना जा रहा है 14 वन जा अरे 2 जा कहां जाएगा 11 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा ये 1.9 समथिंग आएगा मतलब 19 ये आएगा वेट बता रहा हूं 9.63 ऐसा ही समथिंग कुछ आएगा 19.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 9 अगर इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.963 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 क्या निकालने के लिए बोला था ओम मीटर ये है उसका फाइनल आंसर बना लोगे अब तो इसी टाइप का क्वेश्चन और एक तुमको देखने के लिए मिलने वाला है इसके बाद ये अच्छा ये क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन में इसको बता रहा हूं फिर इसी के टाइप के और भी जो रहेंगे उसको तुमको सॉल्व करना है क्या बोल रहा है अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ठीक है तो डायमीटर अगर हाफ हो रहा है तो उसके लेंथ पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा ठीक तो पहले देख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था A1L1 इज इक्वल्स टू A2L2 ये हम लोगों ने देखा था अब पहले का एरिया हम लोग मान करके चलते हैं ये एरिया क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर होता है तो डी स्क्वायर मतलब d1 स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और L1 का L1 हो गया ये ठीक है इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई डी का वैल्यू आधा हो रहा है आधा डायमीटर तो ये क्या हो जाएगा d1 बाई 2 होल स्क्वायर डायमीटर आधा हो गया और डिवाइड बाई कितना 4 और ये हो जाएगा L2 कोई डाउट नहीं 4 से 4 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 बचेगा 4 तो ये 4 इधर आकर के ये बनाएगा क्या 4L1 इज इक्वल्स टू L2 तो जो नया लेंथ है वो कितना आया है पुराने लेंथ का 4 टाइम्स इतना समझ में आ गया अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस तो जब इसका एरिया A1 और L1 है तब के केस में इसका रेजिस्टेंस कैसे आएगा R इज इक्वल्स टू क्या होता है R इक्वल्स टू क्या होता है रो L बाई ए होता है ना तो ये क्या हो जाएगा रो L1 बाई A1 ये उसका पहले का क्या था रेजिस्टेंस अब जो नया रेजिस्टेंस निकल करके आएगा R इसको डैश मान लो R डैश इज इक्वल्स टू रो लेंथ कितना हुआ है पुराने लेंथ का 4 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा R ये हो जाएगा 4 इंटू L1 डिवाइड बाई एरिया में कुछ चेंज आया है क्या हाँ अच्छा हाँ इसको भी चेंज करना पड़ेगा भाई ये हो जाएगा रो L1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा पाई ऑफ डी 1 का स्क्वायर यही आएगा इसके लिए जब एरिया लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई ऑफ d1 बाई 2 यही होगा डायमीटर भी हाफ हो गया और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इतने में कोई डाउट बस अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे आगे ये हो जाएगा रो और ये 4L1 डिवाइड बाई नीचे में 4 आएगा और 4 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 और नीचे में क्या बचेगा पाई d1 स्क्वायर ये है इक्वेशन नंबर 1 ये है इक्वेशन नंबर 2 दोनों को भाई डिवाइड दे दो तो तुमको पता चल जाएगा न्यू रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो रहा है क्या करेंगे इसको R डिवाइड बाई R डैश 1 डिवाइड बाई 2 कर दिए 1 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो R डिवाइड बाई R डैश तो इतना डिवाइड बाई इतना हो जाएगा अब देख लो यहां से कैंसिल क्या क्या हो रहा है रो से रो कैंसिल L1 से L1 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल बचेगा कितना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 कितना बचेगा अरे 4 4 या 16 नहीं हो जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा ये R1 बाई R2 मैं एक बार लिख ही दे रहा हूं पूरा रो L1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा पाई d1 का स्क्वायर और होल डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई L1 और डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा ये पाई d1 का स्क्वायर यहां तक में कोई डाउट नहीं कैंसिल करो रो से रो कैंसिल फिर L1 से L1 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल बचेगा क्या यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 1 बाई 16 तो यहां से R डिवाइड बाई R1 या R डैश जो भी लिए हुए थे इज इक्वल टू ये R1 ही ले लो भाई फिर कंफ्यूजन होगा R1 बाई तो ये कितना आ गया 1 बाई 16
तो यहां से अगर आर डैश का वैल्यू निकालोगे, R1 निकालोगे, तो 16 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। R1 उधर ले लो, 16 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा ये 16R। कितना आएगा 16R। बोलने का मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया हुआ है पुराने वाले रेजिस्टेंस से 16 टाइम ज्यादा हो जाएगा। कौन से कंडीशन में? जब हम लोग वायर को उतना स्ट्रेच करेंगे जिससे कि उसका डायमीटर जो है ये हाफ हो जाए। बात समझे ये? तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब तुमको जब क्वेश्चन दिया जाएगा इनके जगह पे तुमको नंबर्स आ जाएंगे। जैसे मान लो बोल देता है कि पुराना रेजिस्टेंस जो था वो 10 ओम का था, बोल दिया अभी जो है रेजिस्टेंस जो है ये 10 ओम का है, और यही सेम कंडीशन दिया हुआ, तो नया रेजिस्टेंस जो आएगा वायर का वो कितना हो जाएगा 160 ओम। अरे 16 टाइम ज्यादा हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा 160 ओम। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे। चलो इसको उतार लो, छाप लो भाई इसको। हो गया? चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसको पढ़ करके देखो सिर्फ क्या बोल रहा है। a wire of resistance 1000 ohm and length is increased to twice its original length, calculate the new resistance। इसमें तुम्हारे जो डायमीटर है रेजिस्टेंस उसके साथ क्या होगा कुछ नहीं बोला, एरिया के साथ क्या होगा, तो तुमको निकालना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी भी एक वायर के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उसके एरिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से फिर इसको सॉल्व करोगे, बन जाएगा। ट्राई करोगे इसको? ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, अभी जो क्वेश्चन में तुमको पूछा था वो जो रेजिस्टेंस है उसके जगह पे वैल्यू दे दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस पहले था, नया रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कितना टाइम्स होगा, सारा कुछ तामझाम कर लेना, लास्ट में फिर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है रिलेशन निकाल लेना कितना टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस के इक्वल हो रहा है, जितना भी तुम्हारा न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना भाई 10 ओम का, वही ना आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने R1 इज इक्वल टू या R डैश इज इक्वल टू कितना लाए थे 16 R1 लाए थे बस 60 R के जगह पे क्या रख दोगे 10 रख देना है, तो वहां पे तुम्हारा क्या वैल्यू आ रहा होगा मल्टीप्लाई में, वो तुमको फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद के ये जो दो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कल मैं तुमको ये क्वेश्चन भी भेज देंगे, इसको भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये डिस्चार्ज ट्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब लिखा है ना ऊपर में। और याद करो डिस्चार्ज ट्यूब के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था Ne प्लस NP, बताए थे फैक्ट, दो फैक्ट लिखवाया था। पहले नंबर फैक्ट में जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के लिए जब कैलकुलेशन करने वाले रहेंगे करंट का, तब क्या बोले थे कि Ne प्लस NP मल्टीप्लाई बाई E डिवाइड बाई T लेकर के चलना है उसमें। ठीक, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, सारे वैल्यूज पुट करोगे भाई और सॉल्यूशन निकालना है वहां से, बन जाएंगे। अब बन जाएगा ये। ठीक है,